प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं नामक अध्याय के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में वे योग्यता क्रम में चौथे स्थान पर आए थे, लेकिन उन्होंने इस सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। 1921 ईस्वी में स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक चिंतन से अधिक उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास का चिंतन अधिक उचित लगा। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने से सुभाष चंद्र बोस बड़े निराश हुए और जब चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की गई, वे उसमें सम्मिलित हुए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और जवाहरलाल नेहरू के साथ पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर थे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए। किंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्य, जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे, के निरंतर विरोध के फलस्वरूप उन्हें अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। उन्होंने इसे विदेशियों की सहायता द्वारा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर समझा। इस समय अंग्रेजों ने उन्हें घर में नज़रबंद कर रखा था, परंतु सुभाष चंद्र बोस सन 1941 में ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर निकले और पेशावर, मास्को, बर्लिन होते हुए जापान पहुँचे। उन्होंने बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी से संबोधित किया। इन दिनों भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जापान में थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक बैंकॉक में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने निमंत्रण को स्वीकार किया। 13 जून 1943 को वे टोक्यो पहुँचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश भारतीयों को टोक्यो रेडियो से दिया। जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। 5 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता बन गए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया।
सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए। संसार की 9 शक्तियों ने, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको और आयरलैंड सम्मिलित थे, ने इस सरकार को मान्यता दी। इस सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों में आए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेम, तिद्दिम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। जर्मनी ने भी हार मान ली। जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे उन सब पर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। आज़ाद हिंद फौज अभाव और निराशा की मनः स्थिति में बिखरने लगी। यद्यपि सुभाष चंद्र ने सेना में पुनः जोश भरने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। इन परिस्थितियों में अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए, परंतु फार्मोसा द्वीप के पास विमान में आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। किंतु कुछ इतिहासकार उनकी इस मृत्यु से सहमत नहीं हैं। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। फौजी अदालत द्वारा इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई तथा नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। पूरे देश में इस मुकदमे के विरुद्ध प्रदर्शन हुए, जो कहीं कहीं हिंसा का रूप ले लिया। अंततः विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इन तीनों की मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों को स्पष्ट हो गया था कि वे अब भारतीयों पर अधिक समय तक नियंत्रण नहीं रख सकते। इसके अतिरिक्त संसार में भी जनमत बन गया था कि अंग्रेज़ों को अब भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। अब साम्राज्यवादी शक्ति को यह प्रकट हो गया था कि उनके भारत छोड़ने का समय नज़दीक आ गया है। मनोवैज्ञानिक रूप से आज़ाद हिंद फौज के वीरों ने एक साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति का संकल्प और भी दृढ़ हो गया।